नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th के फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 12 की, जिसका नाम है जल, या इसी को हम लोग समुद्र के तौर पे समझ सकते हैं। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र, जल किस तरह से गति करता है, किस तरह से चक्रीय रूप में मूव करता है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर इस वाटर साइकिल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और कौन कौन से प्रोसेस से ये संपन्न होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि जो ओशियानिक फ्लोर्स हैं, समुद्र की नितल है, उसकी उच्चावच किस तरह की है और उच्चावच के साथ ये कैसे इनको बांटा गया है। और बांटने के बाद हम समझेंगे कि समुद्री जल का तापमान किस तरह से है और किस तरह इसका वितरण है। ये वितरण क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से, ये दोनों हम लोग देखेंगे। और सागरी जल में लवणता किस तरह से है और लवणता का वितरण किस तरह से है, अगेन इसमें क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से देखेंगे और इसको हम लोग समझते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र। जल एक चक्रीय संसाधन है, इसको यूज रीयूज सब कुछ किया जा सकता है। तो जब पृथ्वी के रिफरेंस में इसका वितरण हम लोग समझते हैं तो लगभग 71% जल महासागरों में है और शेष भाग हिम नदियों में, हिम टोपी नदी, ग्राउंड वाटर, झील, इस सब में पाया जाता है। और इस जल की प्रवृत्ति होती है कि वो चक्रीय रूप से मूव करता है। इस चक्रीय मूवमेंट को समझते हैं सबसे पहले हम लोग इवेपोरेशन के स्टेप से। तो इवेपोरेशन होता है यानी वाष्पीकरण होता है, कहाँ होता है सबसे ज्यादा? समुद्री भागों में। समुद्री भागों के साथ साथ स्थलीय भागों में जब पेड़ पौधे हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, ग्राउंड वाटर, मृदा में जो व्याप्त जल है, इन सब से ये जल वायुमंडल में पहुंचता है। समुद्री भागों से ये इवेपोरेशन होके ऊपर वायुमंडल में पहुंचता है और स्थलीय भागों से भी इवेपोरेशन होके वायुमंडल में पहुंचता है। इसको हम लोग इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं क्योंकि इसमें प्लांट्स की भी भूमिका होती है और समुद्री भागों में भी जो प्लैंक्टन्स होते हैं, जो समुद्री प्लांट्स होते हैं, इनकी भी भूमिका रहती है। तो ये जल जब वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है तो वायुमंडल में तापमान कम होने के कारण इसका संघनन होता है और संघनन होने के बाद ये होती है हमारी कंडेंसेशन की प्रक्रिया। तो इवेपोरेशन के बाद हमारा कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होने के बाद बादलों का निर्माण होता है, या और भी कई सारे फॉर्म्स हैं जिसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस कंडेंसेशन के बाद होता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन में भी हमने देखा था कई फॉर्म में, या तो बर्फ के रूप में गिर सकता है, या तो पानी के रूप में, या जल मिश्रित बर्फ के रूप में, ओस, पाला, कई सारे फॉर्म्स हमने देखे हुए हैं प्रिसिपिटेशन में। तो प्रिसिपिटेशन से जितना जल पृथ्वी तक आता है उसका 59% भाग अगेन वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है और रेस्ट पार्ट वो नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, ग्राउंड वाटर फ्लो के रूप में वो फिर से समुद्रों की तरफ गतिशील हो जाता है। इसको हम लोग साइक्लिक रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ से प्रिसिपिटेशन, कुछ पार्ट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, ये स्थल भाग में आ जाता है और स्थल भाग में आने के बाद यहाँ कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो समुद्रों से भी जलवाष्प स्थलीय भाग की तरफ जाता है और स्थलीय भाग पे खुद ही वाष्पीकरण के कारण जलवाष्प का एकत्रण होता है। तो कंडेंसेशन की प्रोसेस के बाद प्रिसिपिटेशन होता है और प्रिसिपिटेशन के बाद जो पानी स्थलीय भाग पे गिरा वो पानी या तो नदियों के थ्रू ये समुद्रों तक पहुंचता है, या फिर इसमें कुछ रिसाव होता है, पर्कुलेशन, और इस रिसाव के कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और ग्राउंड वाटर में स्थानीय ढाल के साथ साथ ये जल समुद्रों के या वाटर बॉडीज की तरफ गतिशील होता है। तो जल के इस साइक्लिक संचरण को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र। अब इस चक्र में कौन कौन से प्रोसेस काम करते हैं ये हम लोग समझते हैं। जब ये जल समुद्री भागों में स्टोर के रूप में रहता है, भंडारण रहता है, तो यहाँ से ये जल मूव करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसका वाष्पीकरण होता है। इवेपो ट्रांसपीरेशन, वाष्पीकरण में पौधों की भूमिका आ जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन। और ये हमने पढ़ा है पीछे कि पौधों में स्टोमेटा पाया जाता है प्लांट के लीफ में, और इस स्टोमेटा से पौधों द्वारा अवशोषित जल का वाष्पीकरण होता है। तीसरा फॉर्म है सब्लिमेशन, अवस्था परिवर्तन के समय हिम से सीधे जलवाष्प बन जाना या जलवाष्प से सीधे हिम का निर्माण होना, इसको ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जब ये जल एटमॉस्फेयर में होता है, वायुमंडल में होता है वाष्प के रूप में, तो इसकी प्रोसेस है कंडेंसेशन। ये संघनित हो जाता है क्योंकि वायुमंडल में तापमान कम होता है और संघनित होकर ये
वृष्टि के रूप में नीचे आ जाता है। और प्रिसिपिटेशन रेनफॉल से अलग होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब ये आइस और स्नो के रूप में जल स्टोरेज होता है तो इसकी जो प्रोसेस है, स्नो मेल्ट, रन ऑफ इन स्ट्रीम, स्नो का मेल्ट होता है, वो ग्लेशियर के रूप में नीचे आता है, तापमान में वृद्धि होती है और ये स्नो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद नदियों के रूप में ये जल प्रवाहित होता है। सरफेस रन ऑफ जब नदियों के रूप में या सतह पे ये प्रवाहित होता है तो ये स्ट्रीम फ्लो फ्रेश वाटर स्टोरेज, तो ये फ्रेश वाटर या ताजे जल के रूप में ये प्रवाहित होता है और इसका कुछ भाग इनफिल्ट्रेशन यानी कि वो नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद ये ग्राउंड वाटर स्टोरेज के रूप में चेंज हो जाता है और ग्राउंड वाटर कहीं कहीं स्प्रिंग्स के रूप में डिस्चार्ज होते हैं। ऊंचे क्षेत्रों के जो ग्राउंड वाटर हैं वो नदियों के रूप में, झरनों के रूप में ये सतह पे आ जाते हैं और सतह पे आने के बाद ये अल्टीमेटली फिर से समुद्र की तरफ मूव करते हैं। तो समुद्र से चला पानी स्थलाकृतियों, जीव जंतुओं के शरीर से होते हुए फिर से समुद्र तक पहुंच जाता है। तो इस साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जलीय चक्र। अब इसमें दूसरा टॉपिक, रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर। सागरीय नितल पे किस तरह की उच्चावचीय संरचना है, यदि समुद्र का पूरा पानी बाहर निकाल लिया जाए तो उसकी सतह किस तरह की दिखाई देगी, इसको हम लोग रिलीफ के थ्रू समझते हैं। तो रिलीफ में सबसे पहले 4 मुख्य प्रकार बांटे गए हैं। इन चारों प्रकार में है महाद्वीपीय, निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा है डीप सी प्लेन या इसको अबिसल प्लेन कहते हैं जो सागर के नितल पे मैदानी प्रकार की संरचना पाई जाती है, और चौथा है इसको ओशियानिक डिप्स जो समुद्र के गहरे भूभाग हैं जिनमें ट्रेंचेस पाई जाती हैं। तो ये 4 मेजर डिवीजन है ओशन फ्लोर का। लेकिन केवल यही नहीं है, इसके अलावे जो माइनर डिविजन्स हैं इसमें हम लोग देखते हैं मिड ओशियानिक रिजेज मिलते हैं, रिजेज के बाद छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं, पहाड़ियों के साथ सी माउंट्स मिलते हैं जो इंडिविजुअली बिखरे हुए होते हैं, और इसके बाद गोयट्स बोलते हैं जो फ्लैट टॉप्ड हिल्स होती हैं, ट्रेंचेज होते हैं, सबमेरीन कैनियंस होते हैं। ये सारे माइनर लैंड फॉर्म्स हैं ओशन बॉटम टोपोग्राफी पे। पहले हम देखते हैं ओशन बॉटम का फ्लोर है, ये ऊपर वाटर है। यदि वाटर को हटा दिया जाए तो नीचे कुछ इस तरह की संरचना मिलेगी। इस संरचना में जहां देखते हैं ये स्थलीय भूभाग है, ये लैंड का पार्ट है, और इधर भी ये लैंड का पार्ट है। तो लैंड से जब सी की तरफ चलते हैं तो जो सबसे पहला स्थलाकृति आता है ये है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और शेल्फ के बाद जहां पे स्लोप अधिक हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये। और स्लोप के बाद जहां पे स्लोप की ढाल कम हो जाती है उस पार्ट को कहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल राइज, और कॉन्टिनेंटल राइज के बाद ये जो प्लेन एरिया होता है इसको कहते हैं डीप सी प्लेन। और डीप सी प्लेन्स में ही समुद्र के नीचे भी पर्वत पाए जाते हैं, और जब समुद्र की सतह के नीचे रहते हैं इनको सी माउंट कहते हैं, और जब ये ऊपर उठ जाते हैं तो इसको आइलैंड बोलते हैं। ये समुद्री द्वीप के रूप में निकल आते हैं। यहाँ पे ये है रिज, और हमने प्लेट टेक्टोनिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये रिज पाए जाते हैं जहाँ पे प्लेटें अपसरित होती हैं और यहाँ से मैग्मा निकल के यहाँ पे न्यू क्रस्ट का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट। तो ये समुद्र में पाए जाने वाले मुख्य स्थलाकृतियां हैं। जो मेजर डिवीजन में सबसे पहला आता है वो है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हर महाद्वीप के किनारे समुद्री भूभागों में फैला हुआ है। ये शेल्फ के बाद आता है हमारा स्लोप। तो जहाँ पे शेल्फ और स्लोप के बीच का जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं शेल्फ ब्रेक। यहाँ पे शेल्फ का ब्रेक हो जाता है, यहाँ स्लोप होती है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद जहां स्लोप कम हो जाता है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज या महाद्वीपीय उत्थान। ये शेल्फ पूरे विश्व का 7.5% एरिया कवर करता है। इस स्लोप का ग्रेडियंट लगभग 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है, और इसकी डेप्थ में भी वेरिएशन मिलता है जो कहीं कहीं 30 मीटर से लेके 600 मीटर तक पाई जाती है। ये शेल्फ कहीं कहीं बहुत ज्यादा विस्तृत है, कहीं पे बहुत कम विस्तृत है। जैसे चिली के तट पे या सुमात्रा के तट पे बहुत ही कम विस्तृत है, लेकिन जब साइबेरियन शेल्फ की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा विस्तृत है। आर्कटिक ओशन में लगभग ये 1500 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो शेल्फ के विस्तार में वेरिएशन मिलते हैं, और शेल्फ की
सबसे बड़ी जो यूज है ह्यूमन बीइंग के लिए, ये मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पे अवसादों का बहुत भारी जमाव होता है और इसमें मिलता है पेट्रोलियम। तो इस पेट्रोलियम में बहुत सारे एनर्जी नीड्स को पूरा करने की क्षमता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपतटीय क्षेत्र से तेल की आपूर्ति करते हैं, भारत में उसमें एक है। बॉम्बे हाई हमारा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद दूसरा आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। समुद्री भाग में शेल्फ के आगे स्लोप पाया जाता है और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशन बेसिन को ये कनेक्ट करता है। इसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है, जनरली ये 2 to 5 डिग्री है, लेकिन 5 डिग्री से ज्यादा भी कहीं कहीं 30 से 40 डिग्री तक की ग्रेडियंट भी पाई जाती है। इसकी गहराई 200 से लेके 3000 मीटर तक पाई जाती है। इस स्लोप की जो बाउंड्री है, जैसे ये इस तरह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ऊपर में ये शेल्फ ब्रेक, यहाँ से स्लोप, और ये कॉन्टिनेंटल राइज है। ये यहाँ से डीप सी प्लेन शुरू होता है। डीप सी प्लेन और कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को कॉन्टिनेंटल बाउंड्री का आखिरी पार्ट माना जाता है। और इस स्लोप पे कैनियन और ट्रेंचेज पाए जाते हैं। इसको इस डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेल्फ ब्रेक। सेल्फ ब्रेक के बाद ये शुरू होता है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये पार्ट जहाँ पे स्लोप कम हुई है इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और इस राइज के आगे समुद्र में डीप सी प्लेन शुरू होता है। यहाँ से इसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि इस स्लोप पे गहरी नदी की घाटियों जैसा घाटियां पाई जाती हैं, और ये घाटियां हम देख सकते हैं। ये गूगल का मैप है, ये हडसन बे को प्रदर्शित करता है। ये वाला पार्ट हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये पार्ट है स्लोप, और ये बीच का पार्ट है, ये है सेल्फ ब्रेक, और यहाँ है कॉन्टिनेंटल राइज। अब इस पे हम देख सकते हैं कि ये जो नदी है, नदी के आगे गहरी खाई बनी हुई है, और ये गूगल इमेज पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो इस गहरी खाई को कहते हैं कैनियन। तो कैनियन की जो अवस्थिति होती है वो जनरली पाई जाती है कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर। ये दोनों डायग्राम से क्लियर है। इसमें तीसरा लैंडफॉर्म्स डीप सी प्लेन, और डीप सी प्लेन ये सबसे ज़्यादा फ्लैटेस्ट और स्मूथेस्ट रीजन है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि एक जैसा समानांतर मैदान बहुत लंबी दूरी तक पाया जाता है, और ये पूरे समुद्री भाग का लगभग 75% कवर करता है। यानी समुद्र में सबसे ज़्यादा जो स्थलाकृति पाई जाती है वो गहरे समुद्री मैदान पाए जाते हैं, और इसकी डेप्थ 3000 मीटर से लेके 6000 मीटर तक होती है। और इसी पे और भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पहाड़ियां हैं, ग्वेट्स हैं। ये बहुत ही फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट से ढके रहते हैं। इसमें क्ले है, सिल्ट है, ये बहुत ही बारीक सेडिमेंट होते हैं, और इनका निक्षेप समुद्री मैदान पे होता है। अब इसमें नेक्स्ट है ओशियानिक डीप या ट्रेंचेज। ट्रेंचेज नैरो बेसिन्स होते हैं, और ये विश्व के सबसे डीपेस्ट पार्ट होते हैं, सबसे गहरे भूभाग होते हैं। इन भागों की गहराई अपने आसपास के क्षेत्र से 3 से 5 किलोमीटर होती है, और इनकी जो अवस्थिति पाई गई है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप के आधार तल के आसपास पाई गई है। जैसे कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और स्लोप के पास ही मोस्टली ट्रेंचेज बने हुए हैं हमारे। स्लोप को हमने समझा कि ये कॉन्टिनेंटल बाउंड्री का एंड है, तो ट्रेंचेज की उपस्थिति वहाँ मिलती है जनरली स्लोप के निचले पार्ट में, और ये प्लेटों के विभाजन का पॉइंट माना जाता है। जैसे एक प्लेट नीचे जा रही है और दूसरी प्लेट ऐसे, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और जहां जहां ट्रेंचेज पाई जाती हैं, एक और खासियत इसकी है कि यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं, और एक्टिव वॉल्केनोज के साथ बहुत ही स्ट्रांग अर्थक्वेक मिलते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी का पाया जाना ये शो करता है कि यहाँ पे बाउंड्री प्लेट की है, और वो भी किस तरह की है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां प्लेटें अभिसरित हो रही हैं, और जो हैवी प्लेट है वो नीचे जा रही है, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर मूव कर रही है। अब हम समझते हैं मिड ओशियानिक रिज को। मिड ओशियानिक रिज वहां पे बनते हैं जहां दो प्लेटें डाइवर्ज करती हैं, और नीचे से मैग्मा एस्थेनोस्फीयर में प्रवाहित हो रहा है। बीच में एक रिफ्ट वैली होती है या डिप्रेशन होता है, और इस डिप्रेशन के दोनों तरफ छोटे ऊंचाई के माउंटेन्स का निर्माण होता है, और ये काफी लंबाई में फैले होते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे प्लेट डाइवर्जेंट है।
और डाइवर्जेंट प्लेटें ये समुद्र के नीचे पाई गई हैं। ये हमने पढ़ा था प्लेट विवर्तनिकी वाले सिद्धांत में। सामान्यतया ये जो हिल्स हैं जो कटक पे बनती हैं उनकी ऊंचाई समुद्र तल के नीचे रहती है, लेकिन कभी कभी ये समुद्र तल से ऊपर भी निकल जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अजोर्स आइलैंड। अजोर्स द्वीप मिड अटलांटिक रीच का ही एक पार्ट है। और इसमें जो दूसरा उदाहरण लिया जाता है आइसलैंड का, तो आइसलैंड एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, और इसको हम देखेंगे तो मिड अटलांटिक रीच के ऊपर बना हुआ है। ये रीच वाला पार्ट है। और अटलांटिक महासागर को जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था अटलांटिक महासागर बीच से फैल रहा है और इसका क्षेत्रफल बढ़ता चला जा रहा है। तो आइसलैंड भी ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां पे नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। इस मिड ओशियानिक रीच को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये मिड अटलांटिक रीच है। इसकी लंबाई लगभग 14,400 किलोमीटर है और ये मार्क है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। नेक्स्ट माइनर टोपोग्राफी सी माउंट। सी माउंट महासागरीय सतह के नीचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनकी उत्पत्ति वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होती है और ये समुद्र तल से नीचे ही रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इम्परर सी माउंट। ये हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप के आगे ये पूरा माउंटेन सीरीज के रूप में फैला हुआ है और ये समुद्र के नीचे पाया जाता है। इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं इस चीज को। ये सी माउंट है जिसकी ऊंचाई समुद्र से नीचे है। जब ये ऊपर आ जाता है तो ये द्वीप बन जाता है। ये पार्ट हमको ऊपर से दिखाई देता है और जब इसका इरोजन होता है वेव एक्शन से तो इसका टॉप फ्लैट होने लगता है और फिर सबमर्जेंस होता है, नीचे ये बैठता है। तो नीचे बैठने के क्रम में कुछ इस तरह का स्थल रूप बनता है। इसको हम लोग गुयट्स बोलते हैं। ये गुयट्स को शो करने का डायग्राम है नीचे। ये 3D इमेजिंग है सॉफ्टवेयर से। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये फ्लैट टॉप हिल बना हुआ है। इसको सी गुयट्स कहा जाता है। नेक्स्ट माइनर टोपोग्राफी सबमेरीन कैनियंस। तो सबमेरीन कैनियंस कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप पे। स्लोप पे इनकी गहराई अधिक होती है और ये जनरली बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने पे पाए जाते हैं, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हडसन नदी के मुहाने पे है। और इसको हम लोग देख सकते हैं। ये यूएसजीएस यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का इमेज है और हडसन रिवर ये फ्लो हो रही है और हडसन रिवर के आगे ये देखिए ये कैनियन बना हुआ है। एक काफी गहरी घाटी है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप पे ये विस्तृत है। इस तरह की टोपोग्राफी को हम लोग कहते हैं सबमेरीन कैनियन। गुयट्स जो फ्लैट टॉप्ड हिल्स हैं। तो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट जो जिनका आकार इस तरह से होता है जो समुद्रों के नीचे पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भी मुख्यतया ज्वालामुखी से ही होती है, लेकिन ये निरंतर सबसिडेंस को शो करते हैं। इनमें निमज्जन होता रहा है और वेव एक्शन के कारण इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसका इरोजन हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। तो ये फ्लैट टॉप जो हिल्स हैं वो बहुत सारी मात्रा में पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। इसी क्रम में एक टोपोग्राफी है एटॉल। एटॉल बेसिकली किसी डिप्रेशन के चारों तरफ लगभग राउंड शेप में ये प्रवाल भित्तियां हैं। ये कोरल रीफ्स होती हैं और इनका शेप लगभग सर्कुलर है। ये लैगून के रूप में जनरली पाई जाती हैं और सबसे बेहतरीन उदाहरण है वो है फुनाफुटी एटॉल। ये प्रशांत महासागर में पाया गया है। अब हम समुद्री जल के तापमान के बारे में समझते हैं। समुद्री जल का तापमान भी सूर्यातप की मात्रा से प्रभावित होता है जो सोलर एनर्जी होती है। और समुद्र का जो कूलिंग और हीटिंग है वो स्थलीय भाग की तुलना में धीरे होती है, क्योंकि समुद्र का अपना एक अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो समुद्र के तापमान को निर्धारित करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। तो लोअर लैटिट्यूड या विषुवतीय रेखीय क्षेत्र की तरफ सोलर रेडिएशन अधिक मिलता है और इस हाई इंसोलेशन के कारण समुद्र का तापमान अधिक होता है। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये तापमान कम होने लगता है। दूसरा फैक्टर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। जहां पे जल है और जहां पे स्थल है तो स्थलीय भूभाग तेजी से गर्म होते हैं, तेजी से ठंडे होते हैं। तो जहां जल और स्थल मिश्रित रूप से हैं वहां का तापमान केवल जल के तापमान की तुलना में अधिक पाया जाता है। तीसरा है प्रिवेलिंग विंड, प्रचलित पवने। तो प्रचलित पवनों से क्या होता है कि जैसे समुद्र का जल ऊपर से स्थानांतरित हो जाता है, तो जब ऊपर से स्थानांतरित होगा तो नीचे से ठंडा पानी ये जल ऊपर से स्थानांतरित होता है।
तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आएगा तट के सहारे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अपवेलिंग। तो अपवेलिंग की प्रोसेस से तापमान कम हो जाता है। इसके विपरीत भी स्थिति हो सकती है कि यदि गर्म हवाएं तट की तरफ चल रही हैं तो जल को तट के तरफ ही एकत्रित कर देंगी, तो यहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से प्रचलित पवनों का प्रभाव होता है। चौथा इसमें ओशन करेंट्स, महासागरीय धाराएं। तो ये महासागरीय धाराएं तापमान के वितरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम के उदाहरण को भी हमने समझा हुआ है कि गल्फ स्ट्रीम मध्य अटलांटिक महासागर से यूरोपीय भागों की तरफ प्रवाहित होती है और यूरोप के तापमान को वो बढ़ा देती है। यही कारण है कि यूरोप में बंदरगाह सर्दियों में खुले रहते हैं। इसी तरह से जो लेब्राडोर करंट है ये तापमान को कम करती है क्योंकि ये ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है। तो तापमान के वितरण में महासागरीय धाराओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अब इस तापमान के वितरण को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से समझेंगे। ये जो टेम्परेचर और डेप्थ की प्रोफाइल है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तापमान में कमी आती है। कारण कि जो 200 मीटर का जोन होता है इसमें सूर्य की किरणें प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन जनरली 200 मीटर से नीचे सूर्य की किरणों का प्रवेश नहीं हो पाता। इस जोन को हम लोग कहते हैं फोटिक जोन। तो फोटिक जोन में टेम्परेचर अधिक होगा, लेकिन फोटिक जोन के नीचे जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं वहां पे तापमान कम होगा। इस फोटिक जोन के नीचे ये टेम्परेचर काफी तेजी से कम होता है और जिस जोन में टेम्परेचर कम होता है इस जोन को हम लोग कहते हैं थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन क्या होता है इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे इसको। यहाँ देखिए ये टेम्परेचर है और टेम्परेचर सतह पे लगभग 200 से 300 मीटर, जिसको हमने कहा फोटिक जोन। इस फोटिक जोन में सूर्य की किरणें प्रविष्ट होती हैं, तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर हाई होता है। ये जनरली 20 डिग्री से ऊपर होता है। लेकिन 200-300 मीटर की गहराई के बाद ये टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन हुआ है और इसकी गहराई लगभग 1000 मीटर तक होती है। इस जोन को हम लोग कहते हैं थर्मोक्लाइन और यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री से लेके 0 डिग्री के आसपास तक आ जाता है। इसी वैल्यू के आसपास ये सतह तक पाया जाता है। तो अगर समुद्र में तापमान के वर्टिकल वितरण को देखें तो इसमें 3 जोन बनते हैं। ये पहला जोन है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। ये 3 लेयर्स हैं इनफैक्ट। तो पहले लेयर में तापमान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये फोटिक जोन है, यहाँ सूर्यातप का डायरेक्ट प्रभाव होता है। दूसरा लेयर ऐसा है जो फोटिक जोन से बाहर है लेकिन टेम्परेचर बहुत तेजी से गहराई के साथ कम होता है। और तीसरा जोन ऐसा है जो लगभग 1000 मीटर के नीचे पाया जाता है, जिसमें तापमान 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में रहता है और ये सतह तक रहता है। जब हम तापमान के क्षैतिज वितरण की बात करते हैं तो ये हमारी इक्वेटर 0 डिग्री और इस इक्वेटर के पास ये जो लाइंस बनी है इसको कहते हैं आइसोथर्म, जो इक्वल टेम्परेचर को शो करती हैं। तो इन आइसोथर्म्स को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 28 ये वाला सेगमेंट, 28 के बाद ये क्रमिक रूप से ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है। 28 के बाद 25, 20, 15, 10, 5, 0 डिग्री यहाँ से आइस कवर्ड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0 डिग्री, यहाँ के दक्षिण में आइस कवर्ड है। तो टेम्परेचर पे ये सीधा शो करता है किस चीज का प्रभाव, लैटिट्यूड का। और ये प्रभाव अटलांटिक महासागर में और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये 25 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म है। 25 से 20 ये हम देख सकते हैं। 15, 10, 5, 0। दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं हैं इनका वितरण सीधा है। क्यों? क्योंकि फिर वही फैक्टर लैंड और सी का डिस्ट्रीब्यूशन। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप अधिक हैं, इसलिए समताप रेखाओं में थोड़ा बहुत चेंज भी आया हुआ है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप महासागरों की अधिकता है, इसलिए समताप रेखाएं लगभग अक्षांश रेखाओं के पैरेलल चलती हैं। अब समझते हैं हम लोग लवणता को। समुद्री जल में घुले हुए लवणों के पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स को पार्ट पर 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सिंपल जैसे ये परसेंट लिखते हैं हम लोग, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये वाला पार्ट पर 1000। तो जहां पे ये सैलिनिटी 24.7 पार्ट पर 1000 हो जाती है या उससे ऊपर होती है तो इसको हम लोग ब्रैकिश वाटर या लवणी जल कहते हैं। यह लवणता कुछ घुले हुए खनिजों का योग प्रदर्शित करती है। इन खनिजों में सबसे ज्यादा है क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट और मैग्नीशियम। बाकी सब लवण बहुत ही कम मात्रा में घुले हुए पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो घुला हुआ पार्ट है वो क्लोरीन है और क्लोरीन के बाद सोडियम है। ये दोनों हमारे खाद्य नमक का भी
निर्माण करते हैं। अब क्या क्या फैक्टर हैं जिनसे लवणता प्रभावित होती है? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इवेपोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन। जहां पे वर्षा की मात्रा कम हो और वाष्पीकरण अधिक हो तो वहां पे लवणता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण में जल के कण तो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन लवण जो उसमें घुले हुए हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। इस कारण से जहां प्रिसिपिटेशन अधिक होता है, इवेपोरेशन भी होता है लेकिन प्रिसिपिटेशन का रेट अधिक होता है, वहां पे लवणता कम पाई जाती है। और इसको देखेंगे जो विषुवतीय क्षेत्र हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, उनमें लवणता रिलेटिवली कम पाई जाती है। दूसरा फैक्टर है फ्रेश वाटर फ्लो। जहां पे नदियों द्वारा या झीलों द्वारा या किसी भी तरह से फ्रेश वाटर मिलता है वहां पे लवणता कम पाई जाती है। जहां फ्रेश वाटर नहीं है वहां लवणता की मात्रा अधिक होती है। तीसरा विंड ज्यादा सैलिनिटी वाले वाटर को ट्रांसफर करता है। इसी तरह धाराओं से जल की मात्रा ह्यूज अमाउंट में वाटर ट्रांसफर होता है तो सैलिनिटी का भी वितरण परिवर्तित होता है। तो ये वही फैक्टर हैं जो मुख्यतः तापमान को प्रभावित करते हैं। सैलिनिटी के वितरण को देखते हैं तो सबसे पहला हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली हम देखते हैं कि जो ओपन सी है, जो सामान्यतः जो खुला समुद्र है, इसमें लवणता 33 से लेकर 37 पार्ट पर 1000 पाई जाती है। और जो लैंड लॉक्ड है जैसे रेड सी, यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ी सी हाई है 41 ppt। और जहां एस्च्योरीज और आर्कटिक ओशन में यहाँ पे 0 to 35 यानी यहाँ पे कम है। दैट मीन्स कि फ्रेश वाटर की सप्लाई है। जैसे आर्कटिक से आइस मेल्ट करके आया, एस्च्योरीज में रिवर्स फ्लो होती हैं तो यहाँ पे लवणता कम पाई जाती है। और इस वितरण को हम लोग देखते हैं इस वर्ल्ड के मैप पे। तो इस मैप पे हम देख सकते हैं ये हमारा इक्वेटर या 0 डिग्री, जहाँ पे तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ अगर लवणता को देखें तो यहाँ 35 या उसके आसपास पार्ट पर 1000 लवणता होती है। लेकिन जैसे ही इससे हम दूर होते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। ये हम देख सकते हैं 37, हियर इज 37, यहाँ पे भी ये 35 की लाइन, यहाँ 36, यहाँ पे 36। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में ये लवणता लगभग 35 के आसपास बनी हुई है। कारण कि इक्वेटोरियल क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने से लवणता की मात्रा कम हो जाती है। जो अयनवर्ती क्षेत्र हैं ये वाले, यहाँ पे लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण की दर वर्षा की दर से अधिक होती है। और फिर जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं लवणता की मात्रा कम होती जाती है। कारण कि ध्रुवीय क्षेत्रों में फ्रेश वाटर सप्लाई अधिक है, वाष्पीकरण बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि तापमान बहुत ही कम होता है। अब लवणता के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो लवणता भी तापमान की तरह एक सर्टेन गहराई में बहुत तेजी से कम होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम पे ये सैलिनिटी शो कर रहा है, ये हाई है, ये लो है। और ये जो जोन है, जैसे हमने थर्मोक्लाइन देखा था लवणता के रिफरेंस में, इस जोन को हेलोक्लाइन कहा जाता है। इस हेलोक्लाइन में 3 लाइन्स हम देख सकते हैं। पहली लाइन है हमारा ये हाई लवणता की तरफ, ये है सब ट्रॉपिक्स में। ये अभी हमने पिछले मैप में देखा था कि सब ट्रॉपिकल एरिया में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। ये लवणता लगभग 300 से लेके 1000 मीटर की डेप्थ में सब ट्रॉपिकल पार्ट में कम होती जाती है। इक्वेटोरियल पार्ट में भी कम हुई है लेकिन सब ट्रॉपिकल पार्ट की तुलना में कम हुई है। जबकि पोलर एरियाज की बात करें, ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो इस लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है। तो अल्टीमेटली ये 1000 मीटर की गहराई पे लवणता की मात्रा भी स्थिर हो जाती है जैसे तापमान की मात्रा थी। और जब समुद्र तल में डेंसिटी की बात की जाती है तो इसको कहते हैं पिक्नोक्लाइन। ये ऐसा जोन होता है हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन की तरह से जिसमें कि समुद्र जल की डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। पिक्नोक्लाइन लेयर में गहराई के साथ डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है और लगभग 1000 मीटर के बाद डेंसिटी भी लगभग स्थिर हो जाती है। तो हेलोक्लाइन ये लवणता के रिफरेंस में है, पिक्नोक्लाइन ये डेंसिटी के रिफरेंस में है और थर्मोक्लाइन तापमान के डिफरेंस में है। तो इन सबकी गहराई लगभग 300 मीटर से लेके 1000 मीटर तक पाई जाती है। तो ये जोन ऑफ क्लाइंस है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।